हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको मतलब जो आपके अभी एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं चैप्टर नंबर 2 के। डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय। जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं ये कॉज होती हैं बाय वायरस। यहाँ पे आंसर्स पहले से एक्चुअली मार्क हैं, जो ये रेड कलर के हैं ये सारे आंसर्स हैं। फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ। जो पोलियो और चिकन पॉक्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बाय वायरस। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया जहाँ पे भी होता है बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्युलर। ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद वायरसेस भी यूनिसेल्युलर, मतलब वायरस को तो हम एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कंसिडर नहीं करते ज्यादातर। और यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ रहा है। तो एल्गाए और जो फंगस है, एल्गाए और फंगी जो है ये दोनों मल्टीसेल्युलर होते हैं और ये दोनों एक साथ यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद some medicines obtained from microorganisms are applied to kill or stop the growth of disease causing microorganisms। मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जिससे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है। उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबॉडीज नहीं होगा। एंटीबॉडीज क्या होता है? जो व्हाइट ब्लड, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडीज बनाती है और जो डिजीजेस को किल करती है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, वो होती है एंटीबॉडीज। और एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो स्किन पे लगाए जाते हैं, मतलब अगर कोई बाहर से कोई कट वगैरह लगा है तो वहां पे लगाए जाते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम्स एंड पिकल्स इज। जैम्स और पिकल्स में ज्यादातर जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। हम सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसका यूज सिर्फ पिकल्स में थोड़ा सा कर सकते हैं, जैम में नहीं कर सकते क्योंकि जैम तो मीठी होती है। अगर हम उसमें सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो वो प्रिजर्व तो हो गया लेकिन उसका सारा टेस्ट खराब हो गया। ठीक है, और अगर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा तो फिर प्रिजर्व करना मतलब फिर कुछ फायदा नहीं रहा उसे प्रिजर्व करने का। फिफ्थ क्वेश्चन, राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस रूट इज एन। तो जो राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में, उसका क्या काम होता है? हमने अभी दो चैप्टर में पढ़ लिया, इस वाले चैप्टर में भी और जो अभी क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी, कि जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहाँ पे कार्बन को फिक्स नहीं करता, ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करता, वो क्या? नाइट्रोजन फिक्सर है। सो इट इज एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। उसके बाद लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन। तो लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड को, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड में पाया जाता है, केक्स में नहीं पाया जाता, ब्रेड में नहीं पाया जाता। ठीक है, सो आवर राइट आंसर विल बी कर्ड। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड। तो जो कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में यीस्ट के थ्रू, ये हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिज्म नहीं कहते। अल्कोहलिज्म बच्चों को लगेगा सही आंसर है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल वर्ड यूज हो रहा है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। और पेस्चराइजेशन जो होता है वो तो मिल्क के लिए होता है, तो ये भी गलत है। सो आवर राइट आंसर इज फर्मेंटेशन। उसके बाद द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ। तो जो ब्रेड में जो पोर्स होते हैं, मतलब जो ब्रेड में आपने देखा स्पॉन्ज टाइप होता है, वो थोड़े छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो होल्स होते हैं ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है? प्रोसेस हमने पढ़ा है क्या होता है कि जब यीस्ट हम डालते हैं, यीस्ट डालने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? वो उस डो को, जो आटा होता है, उसको फुला देती है। और उसके फुलाने की वजह से मतलब वो कैसे फुलाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, और उसी की वजह से वो जो चीज है वो स्पॉन्जी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, deliberately injecting weak microbes into a healthy body and producing antibodies to fight against strong microbe is called। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है कि हम पहले एक वीक माइक्रोब बॉडी में डालते हैं ताकि अगर फ्यूचर में उसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग माइक्रोब आ जाए तो हमारी बॉडी से लड़ सके। सो दैट इज वैक्सीनेशन, जो ज्यादातर चिल्ड्रन की, मतलब चाइल्ड की एज में, चाइल्डहुड की एज में हमें लगा दी जाती है वैक्सीनेशन वगैरह। तो वो इसलिए लगाई जाती है और ताकि हम फ्यूचर में डिजीज से बच सकें। और ज्यादातर ये वैक्सीनेशन क्यों होती है, मतलब कैसे वर्क करती हैं कि ये जो वैक्सीन होती हैं इनमें वीक माइक्रोब्स डाले जाते हैं हमारी बॉडी में,
और ये वीक माइक्रोब्स क्या करते हैं, मतलब ये वीक माइक्रोब्स हैं तो हमारी जो बॉडी है वो इन्हें एक बार रिकॉग्नाइज कर लेगी और इन्हें तो इजीली किल कर देगी। अब इन्हें रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्गर वर्जन भी आता है इनका, तो हमारी बॉडी विग्रसली एक्ट करेगी, मतलब बहुत जल्दी एक्ट करेगी और एंटीबॉडीज बना देगी उसके खिलाफ, और हम डिजीज से बच जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। उसके बाद द माइक्रोब फॉर मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो कौन से तरीके के मॉस्किटो से फैलता है, ये पता है हमें मॉस्किटो से फैलता है, लेकिन कौन से वाले? तो द राइट आंसर विल बी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नाम याद कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसमें आपको स्पेलिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगी और स्पेलिंग के नंबर कट जाएंगे। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, ये होता है कैरियर ऑफ मलेरिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3। तो इसका देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो थिन शीट्स में आ जाए, उसे हम कहते हैं मैलिबिलिटी। डक्टिलिटी नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। डक्टिलिटी क्या होता है? थिन शीट्स में थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। मेटालिक इज नॉट अ प्रॉपर्टी, मतलब मेटालिक तो सब्सटेंस होता है। और शीटेबिलिटी नाम की कोई ऐसे प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जस्ट इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज हो सकें कि शीट्स है तो शीटेबिलिटी होगा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है ये चैप्टर, जिन्हें आता है, वो इजीली इसे मैलिबिलिटी पे टिक कर देंगे। राइट आंसर विल बी मैलिबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो वायर्स में ड्रॉ करने वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, वो होती है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन wires. So right answer will be ductility. Next, the metal found in liquid state. तो ये चीज याद रखना कि जो मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, इट इज ओनली मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हमसे ये एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्या पूछ लिया हमसे, मेटल्स की एक्सेप्शन पूछ ली, तो जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे सिर्फ लिक्विड स्टेट आए। यहाँ पे आ सकता है कि द नॉन मेटल, द ओनली नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड, कौन सा है? डायमंड। या फिर द ओनली नॉन मेटल विच हैज लस्टर, तो आयोडीन। तो इसी तरीके से मेटल्स के या नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा या एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके वेराइटी, मतलब इसी वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे। आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक्सेप्शंस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्शन पे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू टाइप, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा हो गया मर्करी। नेक्स्ट, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो जैसे ये कोरोजन होता है, एक्चुअली आयरन के कोरोजन को हम रस्ट कहते हैं, उसमें ब्राउनिश लेयर चढ़ जाती है। जो कॉपर वेसल होता है उसमें जब कोरोजन होता है तो एक डल ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, और वो जो ग्रीन मटेरियल होता है वो किन दो चीजों का मिक्सचर होता है, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं। इसका हमारा आंसर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों की लेयर मिलके एक ग्रीन कलर की कोटिंग बनाती है कॉपर के ऊपर जब वो कोरोड हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर डैश इज फॉर्म। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड जो है वो फॉर्म होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, तो आप ऐसे देख लीजिए, SO2 प्लस H2O क्या बन गया? H2SO3, और H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को कहाँ स्टोर किया जाता है? सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। अगर हम उसे वाटर के नीचे रखते हैं या ऐसी ओपन एयर में रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा, कोरोड कह रहा हूँ सॉरी, बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद विग्रसली बर्न कर जाएगा। अल्कोहल में भी रख सकते हैं क्योंकि अल्कोहल तो वाटर से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अल्कोहल में अगर हम डालेंगे तो वो तो डेफिनेटली और ज्यादा विग्रसली बर्न करेगा। सो आवर राइट आंसर विल बी केरोसिन। हम उसे केरोसिन के अंदर लगा के रखते हैं। केरोसिन के अंदर रखने से क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आता और वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आता। सो आवर राइट आंसर इज केरोसिन। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, सोडियम कहता है एक रिएक्टिव मेटल है, फास्फोरस एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, और फास्फोरस को हम स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये एयर में रखेंगे
तो ये बर्न कर जाएगा और केरोसिन के साथ ये नॉन मेटल रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो केरोसिन एक ऑयल होता है जिसके साथ ये नॉन मेटल रिएक्ट कर देता है। सोडियम नहीं करता था केरोसिन के साथ, फास्फोरस करता है। तो फास्फोरस को हम केरोसिन में नहीं रख सकते। लेकिन अब फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करे। फास्फोरस जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम फास्फोरस को वाटर में रख सकते हैं। उसके बाद सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी, अब मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? साउंड मेटल? नहीं, बिल्कुल नहीं, साउंड मेटल जैसा कुछ नहीं होता, रिंग मेटल जैसा कुछ नहीं होता। मैलिएबल अभी हमने पढ़ा थिन शीट्स में, जब हम करते हैं मेटल्स को, वो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल। तो वो मेटल्स को हम कहते हैं सोनोरस। सोनोरस इज द राइट आंसर, कि जो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, उन्हें हम कहते हैं सोनोरस मेटल। Next, a substance which cannot be broken down further by chemical reaction by cooling, heating or by electrolysis is called। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी फिजिकल, किसी कुछ भी मेथड से हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते? सो दैट इज एन एलिमेंट। मतलब मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल मिला के एक एलिमेंट हो गया। कंपाउंड जो है वो अलग हो सकते हैं, जैसे एक NaCl है या H2O है, ये कंपाउंड है। तो हम इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से या केमिकल अलग अलग रिएक्शन से ये स्प्लिट हो जाएंगे। लेकिन अब ये जो स्प्लिट होके बने हैं Na या फिर Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। अब हम इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। और ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट के ही पार्ट होते हैं। एलिमेंट्स को ही हम क्लासिफाई करते हैं एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों आ गए हमारे एलिमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटेरियल्स आर, वो वो मटेरियल होता है जो सोनोरस नहीं होते और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स बोला गया तो मतलब सारे एलिमेंट्स में मेटल्स भी आ जाते हैं, जबकि मेटल्स तो गुड कंडक्टर होते हैं। तो इट इज द रॉन्ग आंसर। मेटल्स सोनोरस भी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये भी गलत है। अब सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो तो नॉन सोर्स नहीं होते, जैसे NaCl हो गया। NaCl क्या है? एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो जो ओनली चीज जो हमारी बची, या फिर अगर आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, मैंने भी आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो नॉन सोनरस होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं, दैट आर नॉन मेटल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमने 2 चैप्टर्स के MCQ पढ़ लिए 10-10। अभी मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें और हम 2 चैप्टर्स कवर कर लेंगे रैंडमली। और आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए या फिर मैं चैप्टर पब्लिश करूँ।